नमस्कार, मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूं और आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती हैं जो कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बात अगर हम जब भी करते हैं तो वो एक ऐसी फैमिली से ही बिलोंग करती हैं। तो आइए इनके परिवार के बारे में जानेंगे और इनके पिताश्री के बारे में जानेंगे। पिताश्री के बारे में इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उन्होंने एक इतिहास रचा है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और राजलक्ष्मी त्रिपाठी जी का हम सबसे पहले तो स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। एसोसिएट प्रोफेसर हैं होम साइंस कॉलेज में, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहती हैं और ऐसे ही कार्य करती रहती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के घर से हैं और पापा जी भी आपके बड़े होनहार और माता जी भी होनहार थी और वही जो संस्कार हैं वो आप में आए। तो आपके जो पिताश्री थे उनके बारे में कुछ बताइए। आपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की बात की है तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे दादाजी जी पंडित राम दुलारे शुक्ला वर्धा जिले के निवासी थे और कट्टर गांधीवादी थे। हमारे घर में आज भी चरखा है और चलाते जरूर नहीं है, परंतु उनको जीवन भर मैंने चरखा काट के सूत बना के और उसी की धोती पहनते देखा है। अंतिम समय तक वो धोती पहनते थे और भारत की आज़ादी में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी द्वारा उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक ताम्रपत्र प्रदान किया गया था व्यक्तित्व रूप से। और उसके पश्चात मेरे पिता और उनके वो लोग सिर्फ दो ही भाई हैं और एक बहन, तो दोनों ही अत्यंत प्रतिभावान थे, परंतु किस प्रकार से माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा व्यक्तित्व को उसके एक्सीलेंट मोड तक ले जाती है, ये उसका एक उदाहरण है जी। कि बिना कोई बैकग्राउंड के दादाजी ज़्यादा नहीं पढ़े थे, परंतु जो मेरे चाचा जी थे वो यहाँ जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से ही स्नातक उन्होंने किया था और उनको भारत सरकार ने लंदन भेजा था आगे की शिक्षा के लिए। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने अपने भाई से कहा, मेरे पिताजी से, कि ब्रदर यू शुड गो। तो वो असिस्टेंट सर्जन के रूप में शासकीय सेवा में सेवारत थे। उन्होंने रिजाइन किया और वो लंदन चले गए। बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं थी, इसलिए केवल 1000 रुपये लेके उस जमाने में वो गए थे। और जब वो लंदन पहुँचे तो वहाँ के उनके दोस्तों ने कहा कि ब्रदर ये आपका सूट इज़ नॉट ऑफ इंग्लिश टाइप। तो उन्होंने कहा चलिए आपके लिए कपड़े खरीदते हैं और इस प्रकार से जो 1000 रुपये थे वो ख़त्म हो गए। अब क्या किया जाए, वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। तो उन दिनों वहाँ पर प्रत्येक चिकित्सक को फौज में सेवा देना अनिवार्य था, तो वो 6 महीने के लिए वो फौज में जाते थे और उस दौरान उनका स्थान रिक्त होता था। तो जो डॉक्टर्स यहाँ से जाते थे अगर वो अप्लाई करते थे तो तुरंत उनको जॉब मिल जाता था। तो इस प्रकार पिताजी को भी जॉब मिल गया और चूँकि वो आत्मनिर्भरता का उनको शुरू से एहसास था, तो 6 महीने पढ़ते थे और 6 महीने नौकरी करते थे और पैसा जोड़ते थे और जिस दिन लास्ट उनका पाउंड ख़त्म होता था उस दिन नेक्स्ट जॉब वो ज्वाइन कर लेते थे जी। और वहाँ पर डॉक्टरों के लिए व्यवस्था उस समय में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी जी। सभी प्रकार से उनको सुविधाएँ थी। तो इस प्रकार से FRCS जो फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड की डिग्री लंदन से उन्होंने प्राप्त की 1965 में जी। FRCS पूरी दुनिया में 3 जगहों से दिया जाता है, एक लंदन, एक ग्लासगो, एक एडिनबरा। और आज की तारीख में भी लंदन का FRCS सबसे सुपीरियर माना जाता है। तो पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने FRCS प्राइमरी और FRCS फाइनल दोनों पहली अटेम्प्ट में पास किया। और मैं यहाँ परीक्षा के बारे में आज भी आपको बताना चाहूँगी कि 20 एग्जामिनर्स वहाँ वाइवा लेते हैं। जो थियरी की परीक्षा होती है वो करस्पॉन्डेंस से होती है, वो आपको हफ्ते में एक प्रश्न देते हैं और उस प्रश्न का उत्तर लिखकर आपको भेजना होता है और वो उसका वैल्यूएशन करते हैं 2 एग्जामिनर कम से कम। और जब वाइवा होता है तो 20 एग्जामिनर रहते हैं जोड़े में और एक एक टेबल पे एक एक पेशेंट होता है और आप उस पेशेंट को एग्जामिन करते हैं और वो दोनों जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको देखते हैं कि आप किस तरह से उससे बात कर रहे हैं, कैसे आपका डायग्नोसिस है। और फिर एक एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, दूसरा एग्जामिनर सुनता है और दूसरा एग्जामिनर जब क्वेश्चन पूछता है तो पहला एग्जामिनर सुनता है और अगर आप लगातार बोलते हैं तो आपका स्कोरिंग हो जाता है। और इस प्रकार से जब आप 20 एग्जामिनर्स के द्वारा एग्जामिन कर लिए जाते हैं तो मात्र 1 घंटे के अंदर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ये पैटर्न आज भी फॉलो होता है और रिजल्ट का प्रतिशत आज भी 2% ही है।
अगर 100 लोग अपीयर होते हैं तो उसमें से 2 ही लोगों को FRCS देते हैं। वो इतना टफ एग्ज़ाम है। और पिताजी ने दोनों एग्ज़ाम्स पहले अटैम्प्ट में पास किए, और उसके बाद में वो एग्जामिनर्स जो 20 होते हैं उनके साथ में जो दोनों पास होते हैं स्टूडेंट, वेदर बॉय और गर्ल, उनकी कॉफ़ी होती है। और उस समय फिर वो एग्जामिनर्स उस बच्चे को, उस डॉक्टर को फीडबैक देते हैं कि आपने इसका आंसर अच्छा दिया था, ये आपने कहाँ से पढ़ा इसको, और आप कहाँ से देखिए। तो ये उनका पैटर्न है। और उस समय 1965 में ही वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट द एक्सपोजर। और इंटेलिजेंस तो ईश्वर की देन होती है, लेकिन प्रयास और कर्म जो हमारी गीता कहती है उसका उन्होंने पालन किया, और कर्म का फल उनको मिला। उसके बाद FRCS करने के बाद में वो लंदन में ही 6 साल रहे, और अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञों के साथ उन्होंने काम करके उस पर्टिकुलर क्षेत्र में महारत हासिल करी, और फिर भारतवर्ष लौट के आए। और आने से पहले उन्होंने यहाँ की जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है स्टेट लेवल की, उसमें शासकीय सेवा के लिए अप्लाई किया था। और जब वो लौट के आए तो इंटरव्यू देने गए, तो सभी जो इंटरव्यूअर्स और देने आए थे वो देख के उनको खड़े हो गए, उनको लगा ये एक्सपर्ट है। वो इतने स्मार्ट और इतने हैंडसम थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भी कैंडिडेट हूँ। लेकिन जब वो बोर्ड के सामने पहुँचे तो बोर्ड मेंबर्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको डायरेक्ट सिविल सर्जन का अपॉइंटमेंट दिया। फर्स्ट टाइम हुआ होगा आई थिंक ये मध्य प्रदेश के इतिहास में केवल 2 लोगों के साथ हुआ है। एक मेरे पिताजी थे, और दूसरे हमारे शहर के महापौर जो माननीय विश्वनाथ दुबे जी थे, उनके बड़े भाई डॉक्टर VK दुबे उनके साथ ही FRCS किए थे, तो उनका भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट PSC में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के आज तक के इतिहास में ये 2 ही एग्जाम्पल्स हैं जो डायरेक्ट सिविल सर्जन बने। और एट द एज ऑफ 35 वो मैनचेस्टर से आके सीधे मंडला में उनकी पोस्टिंग हुई। और क्योंकि पिताजी के पिता यानी मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरे पिताजी का लंदन में अंतिम समय तक पंजीयन था कि वो वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना कि नहीं, मैं अपने देश वापस जाऊँगा और मेरे देश के लोगों को ज़रूरत है, मैं उसकी सेवा करूँगा। तो वो बातें खून में है, मतलब अपने लोगों का जज्बा जो है बहुत ज़्यादा है। और पिताजी से मिला है उनको, उनके पिताजी से मिला था, जबकि जो विश्वनाथ दुबे जी के पिताजी थे वो लंदन में ही रह गए और उन्होंने पूरी सेवा वहाँ पर दी। उन्होंने अपने देश के प्रति प्रेम इस तरह से बताया कि जबलपुर में स्थापित जो सप्तऋषि हॉस्पिटल है ये उनके ही पूरे डोनेशन से बना हुआ है। उनके पूरे जीवन भर की जो कमाई थी वो उन्होंने यहाँ लगा के अस्पताल बनाया, और जब वो आते थे तो बोलते थे शुक्ल अब तुम इसको देखना। तो मेरे पिताजी अंतिम समय तक सप्तऋषि अस्पताल से जुड़े रहे और वहाँ लोगों की उन्होंने निःशुल्क चिकित्सा करी। रिटायरमेंट के बाद मैं उनको जबलपुर ले आई थी, तो पहले जबलपुर हॉस्पिटल में थे, फिर क्योंकि वो बहुत कमर्शियल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपके इस प्रकल्प में सूटेबल व्यक्ति नहीं हूँ, और उन्होंने अपने आप को वहाँ से विड्रॉ किया और सप्तऋषि फिर वो जुड़ गए थे। और कई सारे अस्पताल जो उनको जानते थे व्यक्तिगत रूप से वो उनको बुलाकर ले जाते थे, और जो भी व्यवस्था उपलब्ध होती थी उसमें वो सर्जरी, उस जो भी गरीब व्यक्ति होता था उसकी सेवा के तौर पे वो सर्जरी करते थे। बड़ी बात है। और आपके जीवन में कैसा रहा, मतलब पापा का संस्कार मिला, दादा का संस्कार मिला, और आप किस प्रकार से आगे बढ़ी, किस प्रकार से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई? जबलपुर में हुई या कहीं और हुई? नहीं, मेरे पिता की पहली पोस्टिंग मंडला थी, उसके बाद में बिलासपुर जो अब छत्तीसगढ़ में चला गया है, उसके बाद बड़वानी एक छोटी जगह है वहाँ पर उनकी पोस्टिंग हुई। बहुत प्रेम पापा को वहाँ के लोगों से मिला, गांव वालों से, और बहुत सारे किस्से उनके ऐसे हैं। और चूँकि उस समय मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था इसलिए उनके केसेस रिपोर्टेड नहीं है, लेकिन मैं आपको उनके चेस्ट ओपन करके टेबल पर डेड व्यक्ति को जीवित करने के 6 केसेस उनके हैं। और उसमें बड़वानी का एक जो बहुत इंटीरियर से एक भील आया था, उसको शिकार करते समय उसके तीर घुस गया था, यहाँ कमर के पास से घुस के और यहाँ बाँह की तरफ से निकला था। आप उस भील वाले की, मतलब जो उसका सरदार था, उसकी आप हिम्मत देखिए कि वो 3 दिन इंटीरियर से उसको बड़वानी आने में लगे, और वो तीर उसने खींच के नहीं निकाला। अगर वो खींच के निकालता तो वो मर जाता। तो वो आया, और जब उसको पापा ऑपरेट कर रहे थे टेबल पे लेके, तो उसकी हार्ट बीट बंद हो गई। तो असिस्टेंट ने इशारा किया कि इसके पल्स नहीं है, तो पिताजी ने तुरंत उसका जो ये वाला ऑपरेशन था वो छोड़ा, चेस्ट पे स्पिरिट डाला, और अगर आप विदिन 2 मिनट्स ब्लड सर्कुलेशन रिवाइव कर देते हैं तो ब्रेन डेड नहीं होता है। और उन्होंने चेस्ट ओपन किया, उसको आर्टिफिशियल मसाज दिया, मुँह से उसको सांस दी और वो जीवित हो गया। और उसके बाद जब वो जीवित होकर जब घर जाने लगा 10-15 दिन बाद, तो पूछता है कि महाराज
ताड़ी पी सकता हूँ कि नहीं। तो पिताजी ने कहा बिल्कुल पियो। और मैं मतलब मेरी शिक्षा उस समय प्रारंभ हो रही थी, मैं 10 साल की थी, और पिताजी किस्सा सुनाते थे घर आके कि बेटा आज ऐसा हुआ, आज ऐसा हुआ। तो इसलिए मुझे वो सभी चीज़ें स्मरण हैं। और उससे उन्होंने बस इतना ही पूछा था कि जब तुम्हारे प्राण नहीं थे, जब तुम्हारी सांस बंद हो गई थी, तो तुम्हें कैसा लगा था। उसने उस समय जो अनुभव बताया था कि मुझे लगा कि मैं एकदम हल्का हो गया हूँ, बहुत सुंदर घंटियों की आवाज़ आ रही है और मैं ऊपर उठता जा रहा हूँ, और फिर मैं अचानक ज़मीन पे गिर पड़ा। तो ये जो स्पिरिचुअल अनुभव बचपन से आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के रूप में मिले, ये कहीं ना कहीं बच्चे के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और उस ईश्वरीय सत्ता में अपना विश्वास सुदृढ़ करते हैं। और हम जितने भी प्रतिभावान हो, अगर उसकी कृपा ना हो, अगर साक्षात माता पिता की कृपा ना हो, तो हम अपने जीवन में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए हमको ईश्वर ने भेजा है। बहुत बड़ी बात की आपने, और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये सिर्फ होम साइंस कॉलेज में प्रोफेसर ही नहीं है, बल्कि इन्होंने वहाँ पे हॉस्टल की जो कायाकल्प है एकदम बदल दी थी। और साथ ही साथ जब मैं एक बार हॉस्टल में गई तो मैं देखकर हैरान हो गई कि इतना नीट एंड क्लीन कैसे। तो इन्होंने कहा कि मेहनत है और पूरी टीम है, और ये जो सारी बच्चियां हैं ये मेरी बच्चियां हैं। तो ये भी अपनापन जो होता है ये कहीं और नहीं बल्कि घर से ही मिलता है। बिल्कुल, ये घर से ही होता है। क्योंकि मैं फिर पिताजी पे जाना चाहूँगी। जब जबलपुर हॉस्पिटल में अंतिम जब वो लास्ट काम कर रहे थे, अगर कोई पेशेंट गांव से आता था और उसकी सर्जरी हुई है, तो वो मेरी माँ से खाना बनवा के ले जाते थे कि वो कहाँ से लाएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं। और मैंने बहुत जीवन में ये बहुत बार देखा कि उन्होंने लोगों के लिए कुछ कुछ किया, और उनके मन में कभी भी ये भान नहीं था कि मैं सिविल सर्जन हूँ, मैं डब्बा पकड़ के कैसे जा सकता हूँ। वो अपनी कार में डब्बा रख के ले जाते थे और अपने हाथ से ले जाके उसको देते थे। तो ह्यूमिलिटी जो होती है वो आप दूसरे को देख के, अपने माता पिता को देख के, वो कहते थे बेटा इंसान के पास घमंड करने लायक कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो उसका दिया हुआ है, तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो हम किस चीज़ का घमंड करें। सही बात है। ना ही वो पैसा हम ले जा सकते हैं। आप अगर किसी को कुछ दे रहे हो तो आपकी नज़र नीची रहना चाहिए, क्योंकि ये आपके ऊपर वो एहसान कर रहा है जो वो आपसे ले रहा है। तो जब मैं शासकीय सेवा में आई तो मुझे भी चिकित्सा क्षेत्र में जाने का बहुत मन था, परंतु जब पिताजी ने कहा कि अब जिसमें आ गए हो उसमें बेस्ट काम करो, काम सीखो पहले, और सेवा साथ में होना चाहिए। शासकीय सेवा तो आपको सैलरी देती है, लेकिन कुछ ना कुछ दिन में 24 घंटे में कोई काम ऐसा होना चाहिए जिसके बदले में आपको कोई पैसा ना मिले, केवल आप सेवा के रूप में उसको करें। और जब उस काम को करें तब भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा ना रहे, उसको भगवान जी के अकाउंट में डाल दो। तो 24 घंटे में एक काम ऐसा करने का सूत्र, बहुत छोटे छोटे कामों से उन्होंने हमको स्टार्ट किया कि आपने एक जानवर को खाना खिला दिया, किसी भूखे को चाय पिला दी, या किसी को आपने कुछ दे दिया, किसी बच्चे को पेंसिल खरीद के दे दी। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो बचपन से स्टार्ट हुई, तो वो कहीं ना कहीं अंदर लगातार थी। और छात्रावास का काम मैंने खुद से मांग के लिया। लोगों ने कहा भी कि तुम अच्छे भले जॉब में हो, अपना घर देखो, उसके बदले में सैलरी मिलती है। हम लोगों को हॉस्टल देखने के बदले में कोई आर्थिक लाभ नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं उस जगह रह के मैं पढ़ी थी, तो उस जगह की मैं सेवा कैसे कर सकती हूँ। एक दिन में सेवा नहीं होती, सेवा लगातार किया जाने वाला काम है, और एक लंबे समय तक जब आप उसको करके और किसी के जीवन में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन ला पाते हैं, तब वो सेवा ईश्वर स्वीकार करते हैं, ऐसा हमको सिखाया गया है। तो फिर मैंने 16 साल तक उस दायित्व को निभाया, और कुछ शासकीय व्यवस्थाओं के चलते मुझे लगा कि अब समय हो गया है जब दूसरों को अवसर मिलना चाहिए, तो मैंने उससे निवृत्ति ले ली, और अब मैं दूसरे तरह से काम करती हूँ, और प्रयास करती हूँ कि वो सिर्फ मुझे ही पता हो। जैसे कि हमको सिखाया जाता है, बड़े लोगों ने हमेशा कहा है कि अगर एक हाथ से किसी को कुछ दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। तो व्यक्तित्व को गढ़ना माँ बाप का बहुत कठिन दायित्व होता है। उन्होंने बड़े ही कहना चाहिए हुनरमंद तरीके से इस काम को किया, और हम सभी भाई बहनों में ये चीज़ें हैं। और जी, आप होम साइंस कॉलेज में पढ़ी, उसके बाद आपने कहा कि हॉस्टल में भी रही, आज भी आप वहाँ पढ़ा रही हैं। तो जीवन में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं, स्टूडेंट आपके बहुत सारे पढ़ के आज कहीं कहीं चले गए होंगे, उनमें से कोई खास स्टूडेंट जिसने आप मतलब जिसका जो जीवन है एक तरीके से बदल सा गया हो, उसको आपसे संस्कार मिले हों और आज भी वो आपके टच में है ऐसे? हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं
पर मैं जो जिनको, क्योंकि समाज में विशिष्ट उपलब्धियों का बहुत महत्व है, क्वालिटेटिव चेंजेस तो बहुत लोगों के जीवन में हम प्रयास करके लाते हैं, क्योंकि जो घर से नहीं मिल पाता है वो टीचर का दायित्व होता है उसको देना, क्योंकि बच्चे का दूसरा घर होता है कॉलेज या स्कूल। तो मेरी एक स्टूडेंट थी 1997 में, वो मैंने डायरेक्ट उसको पढ़ाया नहीं, वो मैथ्स की स्टूडेंट थी, वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी, हॉस्टल में रहती थी, पर वो बहुत खूबसूरत डांस करती थी। उसका नाम है सुचेता बोस। आज उसका सरनेम सुचेता लाहा हो गया है, वो ग्वालियर में है। तो वो इस महाविद्यालय से कल्चरल एक्सचेंज के लिए विदेश जाने वाली पहली लड़की है। क्या बात। जिसको मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता दी थी। और उस समय उसने जो सैक्रिफाइस किया, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें 4000 बच्चों ने भाग लिया था, उसमें से 400 को शॉर्टलिस्ट होना था। तो उस जमाने में जब नेट सर्फिंग के 200 रुपये पर घंटे लगते थे, हम साइबर कैफ़े जाके उसका ऐसे लिख के उसको पोस्ट किया था, और फिर वो 97 में अत्यंत प्रयासों के बाद फिर वो नॉर्वे जा पाई। और मध्य प्रदेश और भारत जिस जगह के हिस्सा है, आज भी हम विकासशील की श्रेणी में आते हैं जी। और नॉर्वे दुनिया का वो हिस्सा है जो विकसित पूर्ण विकसित कहलाता है। तो जब वो बच्चा यहाँ से वहाँ गया तो उसको एक अलग अनुभव हुआ। उसके कड़ी में उसको दूसरा अवसर मिला वेस्ट जर्मनी जाने का, वो भी मध्य प्रदेश शासन ने ही प्रयास किया था, और वो बच्ची गई। आज वो ग्वालियर के एक स्कूल में कल्चरल कोऑर्डिनेटर है, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पे है, और लगातार संपर्क में है। आज उसकी बेटी 13-14 साल की हो गई है। वो अपने पति और बेटी के साथ मेरे से मिलने आई थी। उनके माता पिता से मैं संपर्क में हूँ। और दूसरी लड़की, तीसरी लड़की का किस्सा ऐसा है जो 12th में 2nd डिवीज़न आए। उनके लिए कल्पना करना कि मैं देश की सबसे कठिन एग्ज़ाम UGC नेट कैसे क्लियर करूँगी। तो 8 वर्षों की मेंटरिंग से कम 10 लड़कियों को जो 12th में 2nd डिवीज़न थी, उनको नेट क्लियर कराया। और कई बार दबाव से, कई बार डांट के, कई बार प्रेम से, कई बार उनको बहुत सारा पढ़ने का मटेरियल दे के, और अलग अलग तरीक़ों से। और जब 2010 में मध्य प्रदेश के नाम की फ़ाइल UGC दिल्ली के ऑफिस में बनी, तो वो होम साइंस कॉलेज की लड़की थी अमृता सिंह। क्या बात है। जिसने UGC नेट JRF सबसे पहली बार प्राप्त किया। उसके बाद तो फिर बच्चियों ने लाइन लगा दी, फिर मुझे प्रयास नहीं करना पड़ा। पहला दूसरा प्रयास ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद बच्चों को आप एक बार अगर रास्ता दिखा दें तो बच्चे इतने प्रतिभावान हैं हमारे यहाँ, और इतने मेहनती हैं। भारतीयों की विशेषता होती कि वो अत्यंत कर्मठ होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इसलिए मुझे जो यूथ किसी भी एज का, कभी भी किसी भी समय पर मैं उनसे कभी भी निराश नहीं हुई। और अगर कहीं उनका फेलियर है तो वो हमारी गलती है, क्योंकि आप जैसा रास्ता बताते हैं, जो सिखाते हैं, वो उस पर आँख बंद करके चलते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने। और साथ ही साथ एक चीज़ भी है कि जबलपुर शहर का तो नाम रोशन हुआ, मध्य प्रदेश का भी नाम हमारे देश में रोशन हुआ, और देश का नाम विदेश में हुआ। ये बताइए मुझे कि अभी नई शिक्षा नीति आने वाली है, नई एजुकेशन पॉलिसी में एंटरटेनमेंट को भी एंटर किया गया है, कुछ डिग्री कोर्सेज जो हैं उनको बढ़ा दिया गया है। ये जो नई शिक्षा नीति आएगी उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों पर, और साथ ही साथ प्रोफेसर्स को भी, शिक्षक को भी एक तैयारी करनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि प्रोफेसर को भी अब हर समय अपडेट रहना पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। नई शिक्षा नीति के तहत एक योजना है मेंटर मेंटी की। उसके लिए जो एक प्रशिक्षण राष्ट्रीय तौर पे अरेंज हुआ था, निटर भोपाल NITTR संस्था है। ये पूरे देश में 4 ही संस्थाएं हैं। इन चारों ने मिल के टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज किया था। और इन टीचर्स को ट्रेन किया गया है कि जो न्यू रिक्रूटीज आए हैं, जो नए भर्ती प्राध्यापक आए हैं, उनको हम अपनी करियर प्लानिंग के लिए तैयार करें। और जब हम उनकी तैयारी कराएंगे तो हमको उनको ये भी सिखाना है कि बच्चे का व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, क्योंकि एक सीनियर टीचर ही अपने नए टीचर को बता सकता है कि वो बच्चे को कैसे हैंडल करे। जिस प्रकार से घर में एक नानी दादी बताती है एक नव प्रसूता को कि तू अपने छोटे बच्चे को ऐसे नहलाओ, ऐसे खिलाओ, अभी उसका पेट दर्द हो सकता है, अभी उसको ये तकलीफ हो सकती है, वैसे ही मेंटर मेंटी ट्रेनिंग नई शिक्षा नीति का एक अभिन्न अंग है। बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि होम साइंस कॉलेज से मैंने वो ट्रेनिंग ली है।
क्या बात है। तो पूरे 10 दिनों की और प्रतिदिन 6 से 7 घंटे की वो ट्रेनिंग थी ऑनलाइन, और पूरे मतलब पूरे भारत से उसमें 97 लोगों की ट्रेनिंग हुई है। तो ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, अभी हमको मेंटीज अलॉट होंगे। उसके अलावा नई शिक्षा नीति में बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जिस पे युवाओं की आवश्यकता है, उस पे फोकस किया गया है। और जब वो लागू होगी और अगर उसको उसी तरीके से, जिस अवधारणा से उसको बनाया गया है, अगर उसी अवधारणा से हम बिना उसका अशुद्धिकरण किए उसको लागू करेंगे तो हमको बहुत बेहतरीन परिणाम मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम आपके हिसाब से नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और आने वाले समय में स्टूडेंट और प्रोफेसर के लिए भी अच्छी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। प्रोफेसर्स के लिए थोड़ी तकलीफदायक हो सकती है, क्योंकि हमको अपने पुराने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। क्योंकि जब आप कोई नई चीज़ बनाना चाहते हैं तो आपको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, आपको अपना सांचा बदलना पड़ेगा, आपको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा, आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना पड़ेगा। और शिक्षा नीति लागू करने से पहले मैं ये सोचती हूँ कि शासन को बहुत रिगरस ट्रेनिंग करना चाहिए, और अगर ट्रेनिंग संभव नहीं है तो फिर ऐसे गाइडलाइंस जारी कर दिए जाएं जिनका उल्लंघन संभव ना हो। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हो सकते हैं जिसमें हम एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज पे फोकस करें, और कुछ हम इम्प्लीमेंट तुरंत करने के लिए जो चीज़ें होंगी उसमें गाइडलाइंस होंगी। बहुत अच्छी बात की आपने। और एक बार एक चीज़ और भी रहती है कि बात अगर सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक प्रोफेसर की करें या फिर प्राइवेट की करें, कई बार एटीट्यूड बहुत आ जाता है। एक जो बच्चा है कोई डरा सहमा सा घर से अगर आता है और उसको फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिलता है तो वो खुल के अपनी बात आपसे कह पाता है, लेकिन वहीं वो देखता है कि अरे मैडम तो बहुत तेज़ है व्यवहार में, उनका बिहेवियर तो माय गॉड पता नहीं डांट देंगी, तो बच्चा वहीं है, मतलब आपके डोर के बाहर ही वो डर जो है अंदर लेके आता है। तो ना वो आपके साथ वैसा बिहेवियर कर पाता है, ना वो अपनी स्टडी के साथ कर पाता है। क्या कहेंगे आप? जो नैक के क्राइटेरिया है, नैक जो कि गुणवत्ता का ग्रेड देता है आपकी संस्था को, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस एटमॉस्फेयर बिल्डिंग पर ही है जी। आपको बच्चे की शिक्षा के लिए वातावरण का निर्माण करना मूलभूत आवश्यकता है। तो नैक की गाइडलाइंस के लिए गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। आत्मनिर्भर भारत, इंडिकेटर आउटपुट 10, इंडिकेटर आउटपुट 3, इनके अंतर्गत हमारे लिए बहुत सख्ती से कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। और बस समस्या ये है कि शिक्षकों को, मुझे तो व्यक्तिगत रुचि है इसलिए मैं पढ़ती हूँ, और नैक बेंगलोर में है, यूजीसी की एक ऑटोनॉमस संस्था है। भारत सरकार का अपना एक मैंडेट है, मध्य प्रदेश शासन उसी चीज़ को लागू कर रही है, मगर कहीं ना कहीं डायलॉग्स की कमी है। तो हमारे प्रोफेसर्स को नैक तो पता है लेकिन क्राइटेरिया 4 नहीं पता, क्राइटेरिया 4 पता है तो इंडिकेटर आउटपुट 10 नहीं पता। तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उसके कारण हमको लक्ष्यों को प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। परंतु वातावरण का निर्माण करना नैक ने मूलभूत आवश्यकता बताया। वो आपके व्यवहार से होगा, आपके द्वारा उपलब्ध सुविधाओं से होगा, आपके टीचिंग से होगा और आपके इंटरेक्शन से होगा। उनका कहना है आप ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश न करिए, आप तो केवल वातावरण बनाइए, बच्चा खुद पढ़ लेगा। बिल्कुल सही। तो आप एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए तो बच्चा अपने आप सीखेगा, आपको बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं। हम एक्चुअली उसकी मतलब इस पे चर्चा हुई है कि जब बच्चा जन्म लेता है वो बहुत क्यूरियस रहता है। 4-5 साल का बच्चा आसमान नीला क्यों है, ये ऐसा क्यों होता, वो होता है, लेकिन जब वो 20-22 साल का 18 साल का होता है प्रश्न पूछना बंद कर देता है, खत्म सी हो जाती है। तो उत्सुकता को खत्म मत होने दीजिए। ऐसा वातावरण स्कूल में बनाइए, ऐसा वातावरण कॉलेज में बनाइए कि बच्चे प्रश्न पूछे और आप अपनी क्षमताओं को इतना विकसित करिए कि आप उनके प्रश्नों का जवाब दे सकें। टाले ना, और ना कम से जवाब ना दे पाए तो कम से कम उसको डिस्कशन में लाएं, चर्चा में लाएं, ताकि वो आपस में एक दूसरे, आप केवल मेंटरिंग करिए कि हाँ बेटा आप बताओ, आप नहीं बता पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन आप बच्चों को ही, उसमें भी एडवांस लर्नर स्लो लर्नर होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे हैं जो आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं और वो जवाब देने में सक्षम होते हैं, उनको अवसर दीजिए ना। क्या बात है। महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए सरकार और प्रशासन जो है वो कई योजनाएं लेकर आता है। 30% की बात होती है। आपको क्या लगता है महिला सशक्तिकरण जो है, क्योंकि मुझे कई बार ऐसा लगता है कि महिला तो अपने आप में सशक्त है, उसको सशक्तिकरण की क्या ज़रूरत है, लेकिन आज भी भारत में कई ऐसा जो स्थान है, कई ऐसी जगह हैं, आज भी महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। आज भी उनको कहा जाता है तुम लड़की हो, लड़की ही रहो।
लड़का बनने की कोशिश मत करो, ये चीज़ें मत करो, अपनी सीमाओं को मत लांघो, क्या कहेंगी आप? महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपने सीडॉ के बारे में सुना होगा, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये एक इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स है। और इसके लिए ये यूएन द्वारा प्रस्तावित है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, और चूंकि यूएनओ का भारत भी एक मेंबर है, इसके 30 आर्टिकल्स हैं। हर आर्टिकल को अलग अलग भागों में 6 भागों में बांटा गया है, जो कि महिला के अलग अलग जीवन के क्षेत्रों से संबंधित है। चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसके रहन सहन हो, चाहे उसके अधिकारों की बात हो, तो उसमें ये इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस बिल को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार महिला को रोका जाता है। हम टेक्निकली अभी तो हम केवल वो देखते हैं कि महिला को मार दिया, महिला को एसिड फेंक दिया, महिला को रोक दिया गया, जो हम फिजिकल बैरियर्स हैं उनको देख पाते हैं। जहाँ पर मानसिक बैरियर्स हैं, जहाँ लड़की पढ़ भी गई है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, उसी में से मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगी कि सपोज पत्रकारिता में किसी न्यूज़पेपर में ने विज्ञापन निकाला कि हमको संपादक चाहिए, लेकिन संपादक को क्रिमिनल डेस्क यानी सारे डेस्क का अनुभव होना चाहिए। और पत्रकारिता में ये पॉलिसी है कि क्रिमिनल महिला को नहीं दिया जाता। तो यानी उस समाचार पत्र के लिए कोई भी महिला संपादक बनने के लिए कभी पात्र नहीं हो पाएगी। तो एलिजिबिलिटी को कहाँ से उन्होंने कब कर दिया, तो वहाँ से हमको उसको हटाना जरूरी है ताकि महिला संपादकीय तक पहुँच सके। बिल्कुल। तो ये जब आप सीडॉ पढ़ते हैं तो इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स में उन्होंने पूरे शोध किए हैं कि महिला सशक्त कहाँ से हो सकती है, और जब वो संपादक बन जाएगी तो फिर तो वो कई महिलाओं को सशक्त कर देगी। कई सारी बातें जो अनकही रह गई हैं उस जगह से वो कह देगी, और जब वो कहेगी तो कई महिलाएं उससे जुड़ पाएंगी। कोई भी चीज़ जब हम अपने आप से रिलेट कर पाते हैं तो अपने आप को हम सशक्त महसूस करते हैं। कोई कहानी पढ़ के अगर समस्या का समाधान आपको मिलता है तो इसलिए क्योंकि वो कहानी आपकी जीवन जैसी होती है। तो सशक्तिकरण की आवश्यकता है, लेकिन उसके सही मर्म को समझना जरूरी है, रूट कॉज कहाँ पर है। योजनाओं को लागू करने से सशक्तिकरण नहीं होगा, रिजर्वेशन देने से सशक्तिकरण नहीं होगा। उसको मानसिक तौर पे तैयार करना पड़ेगा कि वो इनके लिए जागरूक हो। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब मैंने पत्रकारिता शुरू की थी और इसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैंने कहा था कि मैं क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हूँ, तो मुझसे सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्राइम रिपोर्टर बनना चाहती हो, आपको पता है जब आप थाने जाओगे कितने क्रिमिनल्स बैठे रहते हैं और पुलिस वाले हैं किस लैंग्वेज में बात करते हैं। तो मैंने कहा वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मैं सुन लूँगी। तो उस समय दैनिक भास्कर का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था BTV इंदौर, तो जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे कहते हैं मैंने मेरी लाइफ में पहला इंटरव्यू ऐसा लिया जो लड़की मुझसे कह रही है कि मुझे क्राइम रिपोर्टर बनना है। बच्चे तो बहुत आगे जाएगी, लेकिन तो मतलब वो पॉलिसी नहीं होगी उनकी देने की। वो पॉलिसी ही आपकी मानसिक ब्लॉकेज का प्रतीक है। और मेन चीज़ ये है कि एक महिला अगर संपादक वहाँ बन जाती है तो महिला के अंडर में काम करेंगे, ये मेंटालिटी है। और इंसान चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जितना भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन मेंटालिटी में मॉडर्ननेस नहीं है तो वो मॉडर्न नहीं। धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे लाना पड़ेगा, और माँ ही इसका इंस्ट्रूमेंट बन सकती है। बिल्कुल, क्योंकि लड़का हो या लड़की, ट्रेन तो माँ ही करती है। तो डे 1 पे माँ जो संस्कार देती है उससे वो बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। हमारे परिवार में आज मैं यहाँ बैठी हूँ, आप यहाँ बैठी, इसलिए क्योंकि हमारे पिताओं ने हमको सपोर्ट किया, हमारे भाई ने हमको सपोर्ट किया है, इसलिए हम यहाँ बैठ पाए। हमारे हस्बैंड हमको सपोर्ट करते हैं। लड़के आज हमारे उस तरह से तैयार हुए हैं कि नहीं, माँ का आइडेंटिटी वो रिकग्नाइज करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और कल को जब एक वर्किंग लड़की उनकी लाइफ में आएगी तो उसके लिए उनका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। तो वो बनाना पड़ेगा, बनने से होता है। और प्रकृति ने महिला को जो एक नेमत दी है अगली जनरेशन को जन्म देने की, ये उसके ख़त्म करने या उसके प्रति जिन लोगों की विकृत मानसिकता थी उन्होंने ये महिला अत्याचार प्रारंभ किया। अदरवाइज भारत देश में तो महिला हमेशा से बहुत सम्मानित रही है। हमारे मूल संस्कृति में कभी भी महिला का अपमान नहीं हुआ, बल्कि पूरे विश्व में हम एक लीडर हैं महिला के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए। बिल्कुल जी।
तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत सारी बातें जानने की भी हमने कोशिश की और आपके फैमिली के बारे में जाना और बड़ा गर्व महसूस हुआ कि मध्य प्रदेश में इतने अच्छे परिवार से आप बिलोंग करती हैं और साथ ही साथ आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितनी सारी लड़कियों को आज कैरियर बनाने में आपने जो साथ दिया और साथ ही साथ उनके हौसले को बढ़ाया, तभी तो हमारे जबलपुर शहर का नाम रोशन हुआ, मध्य प्रदेश का नाम रोशन हुआ। और एक अच्छी बात है कि वो आज भी ऐसी लड़कियों के संपर्क में है, न सिर्फ उनके बल्कि उनके परिवार के भी संपर्क में, और ये सिर्फ संस्कार से आते हैं और इसीलिए हम संस्कारधानी वासी कहलाते हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।